प्लूटो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ड्वार्फ प्लैनेट है जो कभी सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट हुआ करता था, लेकिन आज काइपर बेल्ट के सबसे बड़े सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट में से एक माना जाता है। सौरमंडल का सबसे बाहरी ड्वार्फ प्लैनेट पहली बार 1930 में एक अमेरिकी एस्ट्रोनॉमर क्लाइड टॉम्बॉग ने खोजा था। हालांकि शुरुआती दौर में इसे 9th प्लैनेट की उपाधि दी गई थी, लेकिन 1992 के बाद से ही ग्रह के रूप में इसके अस्तित्व पर सवाल उठने लगे थे, क्योंकि काइपर बेल्ट में इसके ही जैसे कई छोटे आकार की वस्तुओं की खोज की जा चुकी थी। फिर 2005 में स्कैटर्ड डिस्क में एरिस नाम के एक ड्वार्फ प्लैनेट की खोज हुई। ये प्लैनेट प्लूटो की तुलना में 27% ज्यादा बड़ा निकला। इसके बाद इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने प्लैनेट की परिभाषा को परिभाषित किया, जिसके बाद प्लूटो सौरमंडल में मौजूद ग्रहों की लिस्ट से बाहर हो गया, जबकि आज भी ये हमारे सूरज को ऑर्बिट करता है। एक प्लैनेट की उपाधि छिन जाने के बाद आज भी एस्ट्रोनॉमर्स इस ड्वार्फ प्लैनेट में रुचि रखते हैं। इसकी अपनी ही एक वजह है, तो चलिए नजर डालते हैं प्लूटो की संरचना पर और जानते हैं कि इस ग्रह में क्या कुछ अलग है। प्लूटो, इस प्लैनेट पर खुलकर अगर बात करें तो पाते हैं कि प्लूटो को बौने ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सोलर सिस्टम के आखिर में ये ग्रह बहुत छोटा है, लेकिन वॉल्यूम में सबसे बड़ा ट्रांस नेपच्यून ऑब्जेक्ट है। इसका आकार पृथ्वी के चांद से सिर्फ 1/3 है। प्लूटो यूएसए की चौड़ाई का आधा है। सूरज के इर्द गिर्द इसकी परिक्रमा की ऑर्बिट भी बहुत बेढंगी है। ये ग्रह कभी कभी नेपच्यून की ऑर्बिट के अंदर जाकर 7.4 बिलियन किलोमीटर की दूरी से सूरज का चक्कर लगाता है। इसे सूरज की एक परिक्रमा करने में कुल 248 साल का वक्त लग जाता है। प्लूटो काइपर बेल्ट में मौजूद बाकी वस्तुओं की तरह ही ज्यादातर नाइट्रोजन, पानी की बर्फ और पत्थर का बना हुआ है। इसका डायमीटर 2300 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी का 14% है। दिखने में ये काला, नारंगी और सफेद रंग का मिक्सचर है। इसके रंग में काफी वेरिएशंस पाए जाते हैं, जो कि सौरमंडल की बाकी वस्तुओं में पाना आम बात नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि सौरमंडल में ज्यादातर वस्तुएं मिलते जुलते रंग में मिलती हैं। 1983 से 2003 के बीच किए गई स्टडी में ये बात सामने आई थी कि प्लूटो के रंग में बदलाव आया है। बदलते रंगों का कारण उस पर बदलते सीजन हो सकते हैं। प्लूटो एटमॉस्फेयर, प्लूटो पर एटमॉस्फेयर काफी पतला है। इसके वातावरण में खास तौर पर नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये पृथ्वी की तुलना में सूरज से औसतन 40 गुना आगे है। सूरज की रोशनी भी यहाँ तक पहुँचने में लगभग 5.5 घंटे लेती है। इसकी रोशनी का सिर्फ 1/1600 भाग ही प्लूटो को मिलता है। इक्वेटर लाइन पर इसकी सतह -240 डिग्री सेल्सियस जितनी ठंडी हो सकती है। सूरज से दूर जाने पर यह प्लैनेट पूरी तरह जम जाता है। ऐसे में इस पर ठंड बढ़ जाती है। इसके वातावरण में मौजूद गैसें जमकर बर्फ की तरह सतह पर गिर जाती हैं और पेरिहीलियन पर जब सतह पर पड़ी बर्फ पिघल जाती है तो गैस बनकर वायुमंडल में आ जाती है। प्लूटो एंड इट्स मून, छोटे आकार के ड्वार्फ होने के बावजूद इसके 5 चांद हैं। सबसे पहले इसके सबसे बड़े चांद शेरन को 1979 में खोजा गया था। इसका डायमीटर प्लूटो से आधा है। फिर 2005 में एस्ट्रोनॉमर्स को प्लूटो के 3 और चांद मिले, जिनका नाम निक्स, हाइड्रा और स्टिक्स रखा गया। सबसे आखिर में प्लूटो के 5वें चांद करबेरोस को 2011 में ढूंढा गया। प्लूटो का सबसे बड़ा चांद शेरन उसके सबसे करीब है। हिस्ट्री, जैसा कि हमने आपको बताया कि अमेरिकी एस्ट्रोनॉमर क्लाइड टॉम्बॉग द्वारा प्लूटो को 1930 में खोज निकाला गया था और इसे सौरमंडल का 9वां ग्रह मान लिया गया। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ इस प्लैनेट के बारे में कई चीजें पता चली, जिसके बाद एस्ट्रोनॉमर्स ने इसके ग्रह होने के अस्तित्व पर सवाल करने खड़े कर दिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि 2005 में प्लूटो को सौरमंडल में मौजूद ग्रहों की सूची से बाहर कर दिया गया। इसका सबसे बड़ा कारण था कि लगभग सभी ग्रह परफेक्ट सर्किल में सूरज को चारों ओर से ऑर्बिट करते हैं, लेकिन प्लूटो सभी ग्रहों में थोड़ा सा अलग रहा। ये अपने सेंटर से एक ओवल शेप्ड पाथ में सूरज के चक्कर लगाता है, लेकिन प्लूटो की ऑर्बिट नेपच्यून की ऑर्बिट से कभी ज्यादा पास होती है तो कभी बेहद दूर, जिसने इस बात पर मुहर लगाई कि ये ड्वार्फ अपनी कोई स्वतंत्र ऑर्बिट बनाने में सक्षम नहीं है।
काइपर बेल्ट के घेरे में मिले एरिस ने वैज्ञानिकों को असमंजस में डाला कि प्लूटो को ग्रह की उपाधि देना सही है भी या नहीं, क्योंकि एरिस आकार में प्लूटो से भी बड़ा था। जिसके बाद वैज्ञानिकों ने प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट करार दिया। ये तो रही प्लैनेट की ऑर्बिट की बात, लेकिन ये ड्वार्फ कई मायनों में बेहद दिलचस्प है। इसका अपने सबसे बड़े चांद से भी एक खास रिश्ता है जो कि काफी अलग है। प्लूटो एंड इट्स मून शेरन। हालांकि नासा ने प्लूटो को कभी भी जरूरी ग्रह नहीं माना, लेकिन इसकी एक टीम ने ग्रह की संरचना को समझने के लिए काफी काम किया। 4 जुलाई 2015 को जब न्यू होराइजन्स प्लूटो के सबसे नजदीक से गुजरा तो इसने प्लूटो की कई तस्वीरें खींची। साथ ही न्यू होराइजन्स ने प्लूटो के नेचुरल सैटेलाइट्स को भी कैप्चर किया, जिसमें प्लूटो का सबसे बड़ा उपग्रह शेरन भी शामिल था। अपनी यात्रा के दौरान जब न्यू होराइजन प्लूटो के करीब 28,800 किलोमीटर करीब से गुजरा तो न्यू होराइजन्स ने पाया कि शेरन प्लूटो ग्रह के बहुत करीब से चक्कर लगाता है। ये दोनों अंतरिक्ष में एक पॉइंट के चारों ओर चक्कर लगाते हुए दिखते हैं। देखने में ये ग्रह उपग्रह का जोड़ा इस तरह से एक सीध में होता है कि इनका दूसरा कोना दिखाई नहीं देता, यानी दूर से देखने पर प्लूटो और शेरन ऐसे दिखते हैं जैसे वो दोनों एक दूसरे के ऊपर हों। सरल शब्दों में कहा जाए तो जिस तरह पृथ्वी और चंद्रमा हमें केवल अपना एक पक्ष दिखाते हैं, ठीक उसी तरह प्लूटो और शेरन एक दूसरे को केवल एक ही चेहरा दिखाते हैं। यह सुनने में काफी अटपटा सा लगता है, क्योंकि आमतौर पर सभी चंद्रमा अपने ग्रह के चक्कर लगाते हुए उससे बंधे हुए दिखते हैं, लेकिन कोई भी ग्रह अपनी नेचुरल सैटेलाइट के साथ बंधा हुआ नहीं होता है। प्लूटो अपने इस चांद से बाकी चंद्रमा के मुकाबले ज्यादा बंधा हुआ लगता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लूटो और शेरन के बीच की औसत दूरी 19,640 किलोमीटर है, यानी ये ग्रह उपग्रह का जोड़ा एक दूसरे से थोड़ी ही दूरी पर है। ऐसे में छोटी दूरी के चलते दोनों पर टाइडल इफेक्ट्स का गहरा प्रभाव पड़ता है और यही कारण है कि प्लूटो अपने चंद्रमा की ओर पूरी तरह समर्पित लगता है। हालांकि स्पेस में ये दोनों एक जोड़े से लगते हैं, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि इन दोनों का ओरिजिन एक नहीं हो सकता। इसका कारण ये है कि शेरन अपने प्लैनेट प्लूटो से दिखने में काफी अलग है। प्लूटो की तुलना में शेरन बहुत डीप है। इसके बाकी चंद्रमाओं के बारे में अगर बात करें तो हम पाते हैं कि ये उपग्रह बहुत छोटे हैं और प्लूटो से काफी दूर मौजूद हैं। न्यू होराइजन्स एंड प्लूटो एटमॉस्फेयर। नासा के न्यू होराइजन शोध यान ने प्लूटो के वातावरण के बारे में भी वैज्ञानिकों को कई जानकारियां दी। इस ग्रह के छोटे आकार और कमजोर ग्रेविटी फोर्स से पता चला कि इस बौने ग्रह का वातावरण इसकी सतह से काफी ऊंचा है। इसका वातावरण बहुत ही गहरा और विशाल है। प्लूटो पर पाया जाने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 माइक्रोबार से भी कम है। इसका सरल अर्थ ये निकलता है कि इस ग्रह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी की तुलना में 1000 से 1,00,000 गुना तक कमजोर है। अगर हम इस ग्रह के इतिहास पर एक नजर डालें तो पाएंगे कि लगभग 9 लाख साल पहले प्लूटो पर एटमॉस्फेरिक डेंसिटी 18 से 280 मिलीबार थी। आज के वक्त में प्लूटो की संरचना ऐसी है कि एक साल में इसकी एटमॉस्फेरिक डेंसिटी में 4 से 13 माइक्रोबेक्टर तक का अंतर आता है। ये तब होता है जब प्लूटो के वातावरण में मौसमी बदलाव होता है। प्लूटो एंड स्पुतनिक प्लैनेशिया। न्यू होराइजन्स जब प्लूटो के करीब से गुजरा तो इस शोधयान ने प्लूटो के कई रहस्यों पर से पर्दा उठाया। बता दें कि प्लूटो ग्रह की सतह का सबसे बड़ा फीचर है इस पर जमी हुई बर्फ। इस ग्रह पर दिल की आकृति में बर्फ जमी हुई है। इस बर्फ का वजन इस छोटे ग्रह पर बहुत ज्यादा लगता है। 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर ये आइस स्पुतनिक प्लैनेशिया के नाम से जानी जाती है। ये प्लूटो के इक्वेटर पर एक व्हाइट कलर्ड बेसिन है। आंकड़ों के आधार पर किए गए अध्ययन से पता चलता है कि स्पुतनिक प्लैनेशिया की बर्फ कम से कम 12 से 3 किलोमीटर मोटी है। इसका मतलब ये है कि प्लूटो के मास का न्यूनतम प्रतिशत 0.03 अकेले इस आइस कैप में है। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार प्लूटो की 98% सतह नाइट्रोजन बर्फ की है और प्लूटो की सतह पर औसत तापमान हमेशा -229 डिग्री सेल्सियस तक रहता है।
न्यू होराइजन्स के द्वारा जमा किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि प्लूटो पर मौजूद ग्लेशियर्स पिघलकर पर्वतों और क्रेटर के बीच से बहते हैं। जब इस तापमान में वृद्धि होती है तो प्लूटो पर मौजूद नाइट्रोजन बर्फ पिघलकर लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। प्लूटो पर दिल के आकार में स्पुतनिक प्लेनेशिया के इलाके में कोई गड्ढा नहीं है। इससे पता चलता है कि स्पुतनिक प्लेनेशिया प्लूटो पर अभी बिल्कुल नया बना है। ये ज्यादा से ज्यादा 10 करोड़ साल ही पुराना है। हालांकि प्लूटो पर बहुत सारे क्रेटर हैं, लेकिन बाकी सभी क्रेटर्स की सतह बहुत पुरानी है। बता दें कि इस बौने ग्रह के ऊपर पानी की बर्फ से बनी विशाल पर्वत श्रृंखलाएं भी बनी हुई हैं। इन पहाड़ों के बीच कुछ क्रायो वोल्केनोज भी हो सकते हैं और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि प्लूटो पर राइट मॉन्स नाम का क्रायो वोल्केनो इसकी सबसे ऊंची चोटियों में से एक हो सकता है। हालांकि प्लूटो सूरज से कोसों दूर है और ऐसे में सूरज की रोशनी का सिर्फ 1/1600 भाग ही प्लूटो को मिलता है, जो कि वहां तक पहुंचने में लगभग 5.5 घंटे का वक्त लेती है। लेकिन फिर भी हाल ही की स्टडीज से जापान के वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद इस आइसी ड्वार्फ प्लैनेट पर लाइफ स्पोर्टिंग महासागर हो सकते हैं। अगर ये सागर लिक्विड वाटर फॉर्म में है तो इतनी दूरी पर पानी का लिक्विड फॉर्म में रहना संभव नहीं है। इसलिए ऐसे में वैज्ञानिकों को लगता है कि प्लूटो पर गैस की एक इंसुलेशन लेयर है जो ग्रह पर सागर को लिक्विड फॉर्म में रहने में मदद कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हम प्लूटो पर जीवन की संभावनाओं के बारे में सोच सकते हैं? साइंटिस्ट इसका जवाब ऐसे देते हैं कि शायद ये मीथेन की एक परत है जो कि प्लूटो के गर्म चट्टानी कोर में कार्बनिक पदार्थों के टूटने से आ रही हीट से बनी है और महासागर को लिक्विड रखने में मदद कर रही है। साइंटिस्ट कहते हैं कि सूरज से इतनी दूर पर मौजूद प्लूटो पर अगर गैस हाइड्रेट्स की परत महासागर को तरल रखने में सक्षम हो सकती है तो ये भी संभावनाएं हो सकती हैं कि प्लूटो पर जीवन हो या फिर दूर स्थित बर्फीला एक्सोप्लैनेट जीवन को सपोर्ट करे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।